हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे ग्रुप डी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से ए बी एक साथ कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। इस तरह से प्रश्न दिया गया था 2018 में ग्रुप डी में। देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे ना, यहाँ पे ए लिखेंगे। ए काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बी जो है ना, इसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो बी जो है इसी कार्य को कर रहा है 15 दिनों में कंप्लीट। और सी जो है इस कार्य को ए और बी सी के साथ मिलकर के ना, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जा रहा है, 5 दिन में। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि सी अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ पे हम ना 12, 15 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 12, 15, 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ना, तो 12 से इसको काटेंगे 60 को, तो ए का एक दिन का काम निकल जाएगा, तो 12 25 60 हो जाएगा। फिर 15 से काटेंगे, 15 चौको 60, तो ये 4 दिन, एक दिन में कितना बी काम करेगा, 4 काम करेगा। यानी कुल काम कितना है, 60 है और 15 दिन में कर रहा है, तो 15 चौको 60, एक दिन में 4 काम करता होगा। और ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, तो 5 से 60 को काटेंगे तो 12 दिन आ जाएगा। इस तरह से 12 दिन, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन कितना काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है सी कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो सी का एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए और बी के काम को जोड़ करके, यानी ए और बी का एक दिन का काम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 काम ए और बी अकेले एक दिन में करेंगे। ए बी सी के साथ मिलकर के 12 दिन में, मतलब एक दिन में 9 काम, और ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 12 काम। तो सी का अकेला का एक दिन का काम कितना है, तो सी जो है अकेले एक दिन काम करेगा कितना, तो 12 माइनस 9, यानी एक दिन में वो 3 काम कर लेगा। लेकिन काम कितना है, टोटल 60 काम है, तो इस 60 काम को सी को करने में कितना दिन लगेगा, एक दिन में 3 काम करता है और टोटल काम 60 है, तो 3 से 60 को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका 20। यानी सी जो है अकेले उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 12% की कमी की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और प्लस ए मल्टीप्लाई बी और बटा ए बी 100, इस फार्मूला का हम लोग क्या कर लेंगे, यूज करेंगे और इसी फार्मूला पे रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, कमी को माइनस में और वृद्धि को प्लस में लिया जाता है, तो 12% की कमी की गई तो -12 कर लेंगे, और वृद्धि की गई कितने प्रतिशत की, तो 20% की वृद्धि की गई, प्लस कर लेंगे। अब प्लस -12% की वृद्धि और प्लस 20% की, 12% की कमी 20% की वृद्धि, बटा हो जाएगा आपका 100। ऐसे लिख लीजिए। देखिए, 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में से 12 माइनस करने पे आपका 8 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा, अब 12 दूनी 24 लिख लीजिएगा, ऐसे करिएगा। ठीक है, 10 से मत काटिएगा, जब भी नीचे 10 बचता है तो उसको रख लिया जाता है बाद में पॉइंट में। एक जीरो है, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी कि ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 2.4 आ जाएगा। अब 8 माइनस 2.4 करेंगे तो देखिए इसको माइनस कैसे करेंगे, 8.0 लिख करके 2.4 लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। अब 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यानी कि कितना परिवर्तन हुआ है उसके वेतन में, तो उसके वेतन में कुल परिवर्तन 5.6% का हुआ है, यानी 5.6% की वृद्धि हुई है उसके वेतन में। यहाँ पे प्लस का सिंबल आ रहा है, प्लस बड़ा है ना, तो प्लस का सिंबल आ रहा है, यानी कि उसके वेतन में 5.6% की वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए, 1 केजी तौलना चाहिए था, लेकिन 1 केजी के जगह पे उसने कितना तौल करके दे दिया, तो 1 केजी के जगह पे 950 ग्राम ही तौल करके दे दिया उसने। 950 ग्राम, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। मान लीजिए 1 केजी का दाम जो है ना, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया है। 1000 रुपया ये सीपी है। ठीक है, ये सीपी है, और इसको कितना लाभ पर बेच रहा है, तो कह रहा है 15% अधिक है, अंकित मूल्य पर बेचता है जो कि क्रय मूल्य से 15% अधिक है। तो अंकित मूल्य पर बेचता है मतलब 15% अधिक,
1000 का 15% निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1000 का 15% अधिक कर रहा है ना, तो 15% अधिक का मतलब हो गया 115/100, यानी कितने में बेच रहा है, यानी कि इसको बेच रहा है 1150 रुपया में बेच रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 1150 रुपया में वो वस्तु को बेच रहा है, यानी एमपी और एसपी दोनों सेम है, यहाँ पे याद रखिएगा। 1150 रुपया में बेच दिया 1000 की वस्तु को, लेकिन 1000 की वस्तु नहीं है, वो 1 केजी की जगह पे 950 ग्राम ही तौलता है। तो जब 1 केजी का दाम क्रय मूल्य 1000 है तो 950 ग्राम का दाम कितना होगा, 950 रुपया ही तो होगा ना, यानी 950 की वस्तु को वो बेच रहा है 1150 रुपए में, और कह रहा है कि हम 1 केजी बेच रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में 950 ग्राम बेच रहा है 950 रुपए की वस्तु को। अंतर कितने का यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हमको अंतर दिख रहा है ना कितने का, तो देखिए 0 0 और 9 2 11, 200 का अंतर दिख रहा है, 200 रुपए का अंतर दिख रहा है, 200 रुपया अधिक में बेच रहा है, 100 यहाँ पे लिख लीजिए, 950 लिख लीजिए, यानी कि जो क्रय जितना का वस्तु है, जितना वस्तु का लागत है उसको नीचे लिखिए सीपी, अब मल्टीप्लाई कर, ये भी सीपी है याद रखिएगा, ठीक है ना, ये भी सीपी है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से। अब देखिए 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 कन्ने 5 और 5 नवा 45, यानी कि कितना आ गया ये 400/19 आ गया, 400/19 आ गया। अब 19 से इसको काट दीजिए तो ये कटेगा ना, 19 दूनी 38, 39 40, 19 से कन्ने 19, 20 बचा था, 19 से कन्ने 19 और फिर एक 20 हो जाएगा, और फिर 0 बढ़ा के 19 बचे 95, यानी 21.5% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसको चाहें तो आप कहीं डिवाइड करके देख सकते हैं, तो देखिए 19 से 400 में डिवाइड कर लीजिए ऐसे सिंपली समझने के लिए, तो 19 से कन्ने 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38, 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में 38 हो गया ये आपका, फिर माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2 और 0 बचा, ये तो कट जाएगा, तो फिर 19 से कन्ने 19 हो जाएगा ये, और इसको माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1 कटपीट, अब दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, क्या भाग जाएगा 19 से, नहीं जाएगा ना, तो यही 0 बढ़ा करके फिर एक 0 बढ़ाएंगे, तब जा करके 19 बचे 95 होगा। तो ये आ गया आपका 21.05 जो कि यहाँ पे हमने लिखा था, तो 21.05% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, लड़कों का औसत अंक 50 है और लड़कियों के औसत अंक 70 है, पूरी कक्षा का औसत अंक है। इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन है। हम देखेंगे सभी छात्रों की संख्या कितना है, तो 50 दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे लड़के हैं इसमें से, और इन छात्रों में से कुछ लड़कियां हैं, ठीक है ना, बॉय और गर्ल से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखेंगे बॉय कितने हैं, तो बॉय देखिए यहाँ पे 2 संबंध 3 लड़के और लड़कियां, पहला बॉय है दूसरा गर्ल, अनुपात में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टोटल योग कितना होगा, 3 2 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 50 से, लड़कों की संख्या निकल जाएगी, 5 दहा पे 0 50 और 10 दूनी 20, यानी लड़कों की संख्या 20 आ गई, तो लड़कियों की संख्या कितना होगा, तो डायरेक्ट 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन निकाल लीजिए यहाँ पे लड़कियों रेशियो में लड़कियों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 बाद में है तो 3 है, 3 2 5 और गुणा कर लेंगे यहाँ पे 50 से, रेशियो को जोड़ करके नीचे लिखा जाता है और कुल संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है, 5 दहा पे 0 50 और 10 तिहाई 30, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या मिल गया हमको 20 और 30। अब लड़कों का औसत कितना है, तो कह रहा है 60 है, तो कुल योग कितना होगा, औसत में कुल संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, कुल योग मिल जाता है, तो 1200, 6 दूनी 1200। इसी तरह से लड़कियों का देखेंगे तो औसत कितना है, 70 है, तो लड़कियों की संख्या का औसत से गुणा कर देंगे तो कुल योग मिल जाएगा अंकों का, तो 7 तरीके 2100। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो कुल अंकों का योग कितना मिल जाएगा, 0 0 3 और 2 1 3, तो हमको तो औसत निकालना था ना, तो हम लिखेंगे औसत। औसत कैसे निकाला जाता है, तो औसत बराबर होता है दी गई संख्याओं का योग, यानी कि कुल अंकों का योग यहाँ पे दिया गया है 3300, अब कुल संख्या यानी कितनी संख्या, कितने लोगों के अंकों का ये योग है, तो 50 विद्यार्थियों के अंकों का योग है, तो 50 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, 5 से काटेंगे 5 छक 30 5 छक 30, 66, यानी कि 66 क्या हो गया, बच्चों के कुल अंकों का औसत हो गया। कुल बच्चों के औसत अंकों का औसत कितना आ रहा है, 66 आ रहा है, 66। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। 16/4 + 24 × 5 - 4
यहाँ पे देखेंगे ना तो दिया हुआ है 16 भगा 4 अब प्लस 24 और गुणे 5 और माइनस 4। अब पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम बोडमास का रूल लगाएंगे। बोडमास कहता है सबसे पहले भाग को कीजिए, तो 4 चौको 16 हमने भाग कर लिया, प्लस यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई एकदम अलग है, तो मल्टीप्लाई को भी कर लीजिए, डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लाई, तो 5 चौको 20, अब 5 दूनी 10 और 2 12, 120 आ गया। अब माइनस है तो माइनस करेंगे, बोडमास कहता है कि प्लस कर लीजिए, अब प्लस करने के बाद माइनस, तो यहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे, इससे ये काट देंगे, -4 + 4 एक दूसरे से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 120। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे चाल बराबर होता क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चाल बराबर क्या होता है, तो फार्मूला लिख लेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ऐसे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे ना इसी फार्मूला पे रख लेंगे चाल बराबर दूरी बट्टा समय। सबसे पहले इसको याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर देखिए चाल बराबर क्या लिखेंगे, तो चाल बराबर दूरी कितना है, तो देखिए सुरंग को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ सुरंग की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा, तो यही दूरी हो जाएगा, यानी ट्रेन की लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई 235 मीटर, और बाई कितना हो जाएगा, ये समय कितना लग रहा है 48 सेकेंड का। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 10, 3 2 5 और 1 6 और 7 2 9, अब बट्टा 48। इसको काटिएगा अगर मैं ना तो 48 दूनी 96 होता है, चाहे 12 से भी काट सकते हैं, 12 अट्ठे 96 और 12 चौको 48। 4 से काटिए, 4 दूनी 8 0 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका चाल मीटर पर सेकेंड में ट्रेन की। लेकिन हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम यही काम यहाँ पे कर लेंगे। मीटर पर सेकेंड में कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है, और 18/5 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 और 18 चौको 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। यही आपसे पूछ रहा था कि ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2000 और 2200 को विभाजित करने पर शेषफल 22 और 38 प्राप्त होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना शेषफल इतना इतना प्राप्त होता है, तो जो संख्या दिया हुआ है ना, यानी एक संख्या दिया हुआ है 2000, उसमें से क्या कीजिए ना 22 को माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, बस आप कुछ मत कीजिए, माइनस कीजिए। और दूसरा जो है 2200 दिया हुआ है ना 2200, उसमें से दूसरी संख्या 38 को माइनस कर दीजिए। अब माइनस करके देखिए क्या आ रहा है, इसको माइनस करेंगे 8 आएगा, 9 में से 2 गया 7 आएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 1978 ये संख्या आ गया, और इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, 1 आएगा और ये 2 आ जाएगा, 2162 आ गया। अब इसका ना इन दोनों का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, और जो HCF आएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका HCF अब आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, आइए भाग विधि से हम लोग निकाल करके देखते हैं। 1978 है, अब इसको हमको क्या करना है 2162 में भाग लगाना है, एक बार में जाएगा 1978, ठीक है, ऐसे भाग कर लीजिएगा। भाग विधि से HCF निकालना इसको बोलते हैं। 12 में से 8 गया 4, 15 में से 7 गया 8, 10 में से 9 गया 1, और ये कट जाएगा, बचा कितना आपका 184, इससे छोटा ये मिला ना। अब इसको आगे लिखिए, यहाँ पे 1978 ऐसे लिख लीजिए। अब इसमें भाग ले जाइए, देखिए एक बार में जाएगा 184, माइनस कर लीजिए, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1, और ये कट पिट 8 उतार लीजिए, देखिए 184 से अब छोटा आ गया ना, तो अब इसके आगे इस नंबर को फिर उतार लीजिए 184, ऐसे करते जाइए जब तक एकदम लास्ट में कट ना जाए। अब इसको देखेंगे तो एक ही बार में तो भाग जाएगा 138 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गया 6, और ये 7 में से 3 गया 4 आ जाएगा, 46 आ गया। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, फिर इस 138 को लिखेंगे 138 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको भाग करेंगे, देखिए
3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 6 3 18, हासिल बचा 1, और 4 3 12 और 1 13, पूरा पूरा कट गया ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी इन दोनों नंबर का HCF कितना मिला, 46। तो 46 जो होगा ना, इसका HCF हो जाएगा। यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे भाग देने पर क्या मिलेगा हमको, 22 और 38 शेषफल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। कहा गया है ना 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच धन कोण कितना होगा, सुयोग हो गया, सुइयों होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे ना हम, तो 8:45 पे आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले एक घड़ी बना ले रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक घड़ी बना लेंगे इस तरह से, ऐसे घड़ी बना लिया। अब इसमें लिख लेंगे ना 8, यानी यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। इस तरह से घड़ी बना लीजिए, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, और यहाँ पे हो जाएगा 6 7 और ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 9 10 और ये हो जाएगा 11। 8:45 का मतलब हो गया 8 बज रहा है ये, अब बड़ी वाली सुई यहाँ पे होगी। ऐसे ही तो बजेगा 8:45 पे। लेकिन हम जानते हैं 8:45 होगा ना, तो ये घड़ी की सुई 8 पे ना होकर के थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ गई रहेगी। याद रखिएगा इस बात को। कितने मिनट का, अगर मैं मोटा मोटी तौर पे देखे तो इस समय वास्तविक 8:45, कितना मिनट का अंतर होगा, 5 मिनट का। तो लिख लीजिए 5 मिनट, 5 मिनट का दोनों सुइयों के बीच अंतर होना चाहिए, 8:45। लेकिन 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 1 मिनट में हम जानते हैं 1 मिनट में आपका कितना डिग्री बन जाएगा, तो 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का एंगल। तो 5 मिनट में कितना बनेगा, तो 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 छके 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आप जानते हैं ना ये घड़ी की सुई आगे बढ़ी है, तो हम 1 मिनट में घंटे की सुई कितना आगे बढ़ती है, तो 1 मिनट में घंटे की सुई जो है ना कितना आगे बढ़ती है, तो 1/2 डिग्री आगे बढ़ जाती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, और 1 मिनट में जो है ना घंटे की सुई 1/2 डिग्री आगे बढ़ती है। तो ये आगे बढ़ रही है ना, तो 45 मिनट में कितना आगे बढ़ी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 मिनट हो गया ना, तो 45 गुणे 1/2 काट दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 22.5 डिग्री आगे बढ़ गई होगी। अब इसको देखेंगे ना, तो पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लीजिए, डिग्री बना लीजिए। ये आगे जब बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पे तो थी, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये तो 45 मिनट में यहाँ पे आ गई होगी ना, तो कोण और कम हो गया होगा। तो जब कोण और कम हो जाएगा तो माइनस करेंगे, तो माइनस करिए इसको, तो ये आ जाएगा 5.10 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, और ये कटपीट 7.5 डिग्री का एंगल जो होगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है 25.19, लिख लीजिए इसको, 25.19 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4.41 माइनस 0.9 ऐसे दिया हुआ है। अब इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 9 27, 3 1 3 2 5, दशमलव बढ़ा लीजिए, 3 5 15 का 5 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7, इतना आ गया। इसमें क्या करना है हमको, 4.41 को जोड़ना है, साइड में कहीं जोड़ लीजिए, नहीं तो इस तरह से 75.57 में हमको कितना जोड़ना है, 4.41 को प्लस करना है। प्लस करेंगे हम देखेंगे कितना आएगा, 7, यहाँ पे माइनस भी कर लीजिए, 0.9। तो अब देखेंगे 7 और 1 8, 5 4 9 दशमलव 5 4 9 और ये हो जाएगा 7। अब इसमें से यानी कि इसको जब हमने सॉल्व किया कितना आ गया, तो 79.98 आ गया, 79.98 आ गया। अब 79.98 में से 0.9 को हमको क्या करना है, माइनस करना है, तो 0.9 को हम माइनस कर लेंगे, 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पे लाइक में बदल के, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यानी कितना आ गया ये, तो ये आ गया 79.08। अप्रॉक्स में इसका वैल्यू कितना होगा, तो 79 होगा। पॉइंट के बाद वाला इस नंबर को छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, क्योंकि इसमें निकटतम मान पूछा है, दशमलव के बाद का मान पूछा नहीं है। 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5 संबंधे 6 था। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे ना, पूर्व साकेत है तो लिखिए साकेत, साकेत, और दूसरा व्यक्ति कौन है, तो साकेत है, पूर्व साकेत और तिलक, तिलक है तो लिख लीजिए यहाँ पे तिलक। 2 व्यक्ति हैं और दोनों के उम्र का 1 साल पहले अनुपात कितना था, तो 5:1
6 था। अब कह रहे 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6 संबंधे 7 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6 संबंधे 7 हो जाएगा, ऐसे कह रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अंतर कितना है, तो 1 का है। यहाँ पे भी अंतर कितना है, तो 1 का है। यानी कि उम्र में अंतर तो समान ही रहेगा ना, यानी कि चाहे आज या चाहे 10 साल बाद दो व्यक्तियों के बीच के उम्र का अंतर समान रहता है, तो ये समान होना चाहिए। ठीक है, समान नहीं है तो समान बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे तो समान आ गया, कोई टेंशन नहीं है। अब हमको सीधा सीधी दिखना है यहाँ पे अंतर कितने का है, तो यहाँ पे 6 और 7 के बीच में अंतर 1 का है। ये 1 साल पहले का उम्र है और ये 4 साल बाद का उम्र है। कुल मिलाकर के 5 साल बराबर कितना आ गया, तो 6 1 7 के बीच 1 का अंतर, तो ये आ गया 5। यही तो आएगा ना, 1 साल पहले का अंतर 4 साल बाद का अंतर, 4 और 1 5, 1 बराबर 5 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो यहाँ पे पूछा गया है साकेत की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे दिया हुआ है साकेत का 1 साल पहले का उम्र का रेशियो क्या था, 5 था ना। तो इसी 5 में हम क्या करेंगे, इसी 5 में ये जो 1 बराबर 5 आया है, तो 5 बराबर कितना होगा, तो 5 बराबर होगा 5 गुणे 5, तो 5 पचे कर लेंगे 25, ये ऐसे कर लेंगे। 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 5 गुणे 5 25। लेकिन ये तो 25 1 साल पहले का उम्र है ना, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 5 से गुणा करते 1 साल पहले का उम्र, तो 1 साल पहले, तो इस समय वर्तमान में 1 साल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 24। तो इस समय साकेत की उम्र क्या है, सॉरी जोड़ देंगे ना, 1 साल पहले की उम्र में 1 साल जोड़ना है, तो 25 और 1 26, यानी कि साकेत की उम्र वर्तमान में कितना है, 26 साल की उम्र का साकेत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। आशा करता हूं ग्रुप डी में पूछे गए ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पेन और कॉपी लेकर के बैठा कीजिए, आप भी हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका अच्छी तरह से तैयारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।